Hello everyone, myself Shankar Kumar, Assistant Professor, Civil Engineering Department. In this lecture, we have to discuss unit number 3 of Reinforced Cement Concrete according to JUT 5th Semester Diploma Civil Engineering. आज के क्लास में हम लोग यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू लिमिट स्टेट मेथड। इससे पहले का जो वीडियो है उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में डिस्कस किया है और आपको ये भली बात ही पता होगा कि आपको जितने भी आरसीसी में टॉपिक्स पढ़ने हैं, जितने भी आपको यूनिट पढ़ने हैं, वो सभी एलएसएम यानी कि लिमिट स्टेट मेथड से ही कनेक्टेड है। इंट्रोडक्शन है सिर्फ डब्ल्यूएसएम का और उससे सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जिसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड में सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि है क्या, और ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपको चीज़ों के बारे में यूजेज पता चलेंगे और डिटेल्स में जितने भी आगे यूनिट आएंगे सब कुछ एलएसएम से ही कनेक्टेड रहेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है डिफरेंट लिमिट स्टेट का। देखिए, लिमिट स्टेट जो है ये आपका ये अभी रिसेंट मेथड है डिजाइन का। इट इज़ द मोस्ट रिसेंट मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। आरसीसी स्ट्रक्चर का डिजाइन करने का मोस्ट रिसेंट मेथड है। तो बात कर जाए कि रिसेंट ये है तो ओल्डेस्ट कौन होगा, तो ओल्डेस्ट है डब्ल्यूएसएम, यानी इससे अब हम डिजाइन नहीं करते हैं। डब्ल्यूएसएम वाला टॉपिक में हमने डिस्कस किया हुआ है कि डब्ल्यूएसएम से आज के डेट में हम लोग वाटर टैंक का डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो रिसेंट मेथड है किसका डिजाइन करने के लिए, तो एलएसएम है, जो कि इन विच ए स्ट्रक्चर इज सेट टू कोलैप्स और अनसर्विसेबल। वह स्ट्रक्चर जो कि कोलैप्स हो जाता है या अनसर्विसेबल होता है व्हेन स्ट्रक्चर सक्सीड्स परमिसिबल लिमिट, जब स्ट्रक्चर परमिसिबल लिमिट को सक्सीड कर जाता है। अब ये परमिसिबल लिमिट क्या है, तो हमने इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देख लेंगे यूनिट 2 वाला, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि परमिसिबल लिमिट किसी भी स्ट्रक्चर का अपना एक लिमिट होता है जहां तक वो लोड को बियर करना अलाउ करता है। ठीक है, तो कहता है कि जब वो परमिसिबल लिमिट एक्सीड करेगा तो उस केस में स्ट्रक्चर अनसर्विसेबल होगा और या कोलैप्स हो जाएगा। तो इस परमिसिबल लिमिट के ऊपर जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को लिमिटिंग स्टेट में जो वर्क करता है उसी को हम लोग कहते हैं लिमिट स्टेट मेथड होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड जो है वो वर्क करता है स्ट्रेन पर बेस्ड है, जबकि डब्ल्यूएसएम जो मेथड है वो आपका स्ट्रेस पर बेस्ड मेथड होता है। ठीक है, तो परमिसिबल लिमिट के बियॉन्ड जो आपका स्ट्रेन लिमिटिंग स्टेट में मिलता है उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, लिमिट स्टेट मेथड के नाम से जानते हैं। अब इसके दो टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो टाइप होते हैं लिमिट स्टेट के। पहला टाइप होता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। मतलब लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब है यह डिनोट करता है सेफ्टी को। तो कोलैप्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ से आपका फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम्स में आते हैं वहाँ से बन सकता है। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स किसको रिप्रेजेंट करता है, तो सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि सेफ्टी के नज़रिए से हम स्ट्रक्चर को अगर हम बनाते हैं तो आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, और दूसरा होता है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। तो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का मतलब हो गया आपका, इसमें क्या क्या चीज़ों को डिजाइन करते हैं, तो होता है फ्लैक्चर। फ्लैक्चर का मतलब हो गया कि बीम का डिजाइन, स्लैब का डिजाइन, ठीक है, फुटिंग का डिजाइन, यानी कि वह सभी स्ट्रक्चर जिसमें बेंडिंग अपीयर होते हों वो कहलाएंगे हमारे फ्लैक्चर। सेकंड है शियर। शियर का डिजाइन करेंगे, टोर्शन का करेंगे एंड कंप्रेशन का करेंगे। कंप्रेशन का मतलब होता है कॉलम। तो ये सभी हम लोग आते हैं किसमें, सेफ्टी को देखते हैं। और दूसरा कहते हैं कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, यानी सर्विसिबिलिटी रिलेट करता है किससे, तो ये रिलेट करता है लॉन्ग लाइफ से। मतलब हम लोग लिमिट स्टेट में स्ट्रक्चर को तो बनाते हैं लेकिन दो नज़रिए से उसको हम लोग सेफ करते हैं। पहला क्या है कि वो स्ट्रक्चर सेफ होना चाहिए, एंड सेकेंड कि वो स्ट्रक्चर का लाइफ भी ज़्यादा होना चाहिए। तो दो टाइप हैं लिमिट स्टेट इसका कोलैप्स के लिए और इसके सर्विसिबिलिटी के लिए। तो सर्विसिबिलिटी में चेक करते हैं क्या, डिफ्लेक्शन, कि बीम में या कोई भी मेंबर है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आए, उसमें क्रैकिंग नहीं आए, क्योंकि डिफ्लेक्शन आएगा, क्रैकिंग आएगा तो वो ज़्यादा सर्विस, ज़्यादा लंबे समय तक वो सर्विस नहीं दे पाएगा, और वाइब्रेशन वहाँ नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये तीन चीज़ हम लोग चेक करते हैं कि लिमिट स्टेट जो है सर्विसिबिलिटी के कंडीशन के लिए यानी कि लॉन्ग लाइफ में आए, एंड सेफ्टी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चेक करते हैं तो उस केस में आपको ये चार चीज़ों का डिजाइन करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको राइट ए शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है कि कितने तरह के लिमिट स्टेट होते हैं, आप इनके बारे में लिखें। तो इन शॉर्ट आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। उम्मीद है ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशन। डिजाइन स्ट्रेंथ किसको कहेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसको कहेंगे, डिजाइन लोड किसको कहेंगे, ये सभी डिफिनीशंस हैं।
डिजाइन स्ट्रेंथ का मतलब हो गया इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विच इज टेकन फॉर डिजाइन। यानी कि डिजाइन स्ट्रेंथ किसी मटेरियल का वह मटेरियल है जो कि हम लोग डिजाइन के लिए यूज करते हैं। अब डिजाइन के लिए यूज कैसे करते हैं, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, डिजाइन स्ट्रेंथ कंक्रीट का अगर बात करें तो हम लोग डिजाइन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम लोग यूज करेंगे। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है एफसीके से डिनोट करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 1.5। मटेरियल के केस में सेफ्टी फैक्टर जो है कंक्रीट के लिए 1.5 होता है, स्टील के लिए 1.15 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमको मिलता है क्या? इस तरह से मिलता है हमको डिजाइन स्ट्रेंथ। बात करते हैं स्टील का। स्टील का डिजाइन स्ट्रेंथ कितना होगा? तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जिसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है और इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.15 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा आपका 0.87 FY। ये हो गया डिजाइन स्ट्रेंथ स्टील का। और ये होता है 0.67 FCK। ये डिजाइन स्ट्रेंथ हो गया कंक्रीट का। अब देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिल अप द ब्लैंक्स क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं कि आपको कहेगा कि कैलकुलेट द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट। आप समझेंगे कि हमको क्या पूछा हुआ है, क्या दिया हुआ है। तो मतलब वो यही कहना चाहता है कि आप डिजाइन स्ट्रेंथ निकालिए। एफसीके की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर आपको 20 दे दिया गया। अब 0.67 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कहलाएगा क्या? इसका डिजाइन स्ट्रेंथ हो जाएगा। सिमिलरली स्टील के लिए भी यही केस है कि आपका FY जो है ग्रेड ऑफ स्टील है और मान लीजिए 415 के लिए कह दिया कि आप डिजाइन स्ट्रेंथ निकालिए तो 0.87 से मल्टीप्लाई कर देना होगा तो आपको मिल जाएगा इसका डिजाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिजाइन स्ट्रेंथ, मतलब कि वह स्ट्रेंथ है मटेरियल का। मटेरियल मतलब क्या? या तो कंक्रीट या तो स्टील, जो कि हम लोग डिजाइन के लिए यूज करते हैं। तो डिजाइन के लिए जो यूज करेंगे हमारा हो जाएगा डिजाइन स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट के लिए निकालेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बटा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और स्टील के लिए निकालेंगे तो सेम कंडीशन है। तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। इट मीन्स द दैट वैल्यू ऑफ लोड विच हैज 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बीइंग एक्सीडेड। मतलब वह लोड जो कि 95% प्रोबेबिलिटी से एक्सीड नहीं करें। देखिए, हमने जब एग्जाम्पल बताया था प्रीवियस वीडियो में कि क्यूब बनाते हैं, इसको 28 दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं और उसके बाद हम इस पर CTM या UTM लगाते हैं तो इसमें उसका एक सैंपल बनाते हैं। ठीक है, और ये जिस स्ट्रेंथ पर टूटता है उसी को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, वो तीनों का एवरेज होता है। एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं, तीनों का एवरेज होता है। लेकिन जिस लोड पर, जिस पार्टिकुलर लोड पर यह ब्रेक होना शुरू होता है वो लोड कहलाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स लोड। ठीक है, जिस लोड पर ये ब्रेक होना शुरू हुआ। और स्ट्रेंथ क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हुआ कि इन तीनों का जो हमारा एवरेज होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, जो कि 5 के मल्टीप्लाई में होता है। तो वही कहता है कि 95% यानी 100 में से 95 क्यूब ऐसा होना चाहिए कि वो लिमिट को एक्सीड ना करें, मतलब 5% ही फेल को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ आगे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बताता है कि IS 456-2000 के तहत में यह स्ट्रेंथ ऑफ मेटल का है जहां पर 5% से ज़्यादा रिजल्ट को फेल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मतलब M30 का अगर कंक्रीट हम डिजाइन किए हैं तो जब हम उसको चेक करने जाए तो 100 में से 5 ही क्यूब ऐसा रहना चाहिए जो 30 से नीचे पर टूट जाता हो। तो जिस लोड पे टूटना शुरू हुआ कैरेक्टरिस्टिक लोड, और जितना का एवरेज निकला हुआ हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, जो कि 5 के मल्टीपल में होता है। तो वही बात है, 5% ज़्यादा टेस्ट फेल नहीं होना चाहिए, उसको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहेंगे। नेक्स्ट है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड किसको कहेंगे? तो अभी हमने बताया डिजाइन स्ट्रेंथ, वही डिजाइन लोड के बारे में है कि डिजाइन लोड होगा क्या कि इट इज द लोड फॉर विच स्ट्रक्चर इज डिजाइन, जिसके लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइन लोड कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स लोड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजाइन लोड मिलेगा, और जब स्ट्रेंथ निकालना होगा तो इसको डिवाइड करेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा? डिजाइन स्ट्रेंथ मिल जाएगा। दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है, तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपको ध्यान देंगे कि डिजाइन लोड पूछा है कि डिजाइन स्ट्रेंथ पूछा है। अगर स्ट्रेंथ पूछा होगा तो डिवाइड करना होगा, और लोड पूछा होगा तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। कंक्रीट के केस में ऑलरेडी 1.5 एंड स्टील के केस में 1.15। यह भी पूछा जाता है कि क्यों ऐसा होता है, स्टील का कम होता है कंक्रीट का ज़्यादा होगा सेफ्टी फैक्टर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग बेटर क्वालिटी कंट्रोल होता है स्टील का विथ रिस्पेक्ट टू कंक्रीट। इसीलिए कंक्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के रिस्पेक्ट में, सॉरी, स्टील का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कम होता है, क्योंकि स्टील को हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं, वहाँ पर कोई वेदर चेंजेज, टेम्परेचर चेंजेज और जो भी आपका मटेरियल वेरिएशन ये सब नहीं होते हैं, तो उसका क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं होता। लेकिन कंक्रीट को हम लोग साइट पे बनाते हैं, इसमें मटेरियल का चेंजेज होता है, वेरिएशन, क्वालिटी आपका कम ज़्यादा मिलते रहेगा। ठीक है, और आपका वेदर चेंजेज होगा, टेम्परेचर वेरिएशंस होंगे, डस्ट वगैरह उसमें पड़ेंगे,
तो यहाँ पर ज़्यादा केयरनेस नहीं रह जाता बनाने के लिए, इसलिए आपका ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 यूज करेंगे और इसके लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इससे कम यूज करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने अभी बताया। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और इस चीज़ों को नोट करते चलेंगे ताकि आपको वाइवा वॉइस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है एजम्पशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पशन लिमिट स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशंस हैं जिसमें पहला एजम्पशन कहता है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसका मतलब हुआ डब्ल्यूएसएम में भी हमने सेम चीज़ों को बात किया हुआ है कि कोई बीम है, लोड लगाने से पहले इस कंडीशन में है बीम, ठीक है, ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन लगता है। जब लोड लगाते थे तो बीम हमारा ये बेंड हो जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है। तो कहता है कि बीम में जो पार्ट पहले प्लेन था, प्लेन तो सभी पार्ट हैं इसमें, तो ये पार्ट इसमें बेंड हो गया, ये पार्ट भी बेंड हो गया, लेकिन जो पार्ट यहाँ पर ये देखिए इस समय भी प्लेन था और जब हम बेंड कर दिए तो फिर भी हमें ये पार्ट प्लेन ही मिलता है। तो कहता है यही कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग के बाद भी ये प्लेन ही देखने को मिलता है। इट मीन्स द स्ट्रेन एट एनी पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। मतलब इसमें जो स्ट्रेन होगा वो प्रोपोर्शनल होगा न्यूट्रल एक्सिस का जितना डिस्टेंस होगा। अब स्ट्रेन वेरिएशन कहाँ से होता है? तो देखिए जो इसमें कंप्रेशन का जो यहाँ पर पार्टिकल्स थे, वही पार्टिकल्स आपको यहाँ यहाँ मानते हैं यहाँ टेंशन का था, तो कंप्रेशन लगता है तो मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स पास पास आने का सोचते हैं, यानी कि यहाँ का मॉलिक्यूल कहीं आगे चला गया होगा, ये मॉलिक्यूल्स आगे डिस्प्लेस हो गया होगा। अगर यहाँ होता पार्टिकल तो ये आगे डिस्प्लेस हो चुका होता, तो जो यहाँ पार्टिकल्स होना चाहिए था वो कुछ आगे यहाँ पर चला गया होगा, ठीक है। सिमिलरली जो टेंशन में यहाँ का होना चाहिए, जो ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो ये आगे से खिसक के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें कंप्रेशन लगता है और टेंशन लगता है, तो ये मान लीजिए यहाँ पर आता है। तो अब ये स्ट्रेन प्रोफाइल कुछ इस तरह से बनाते हैं। पहले का स्ट्रेन प्रोफाइल ऐसा, अब स्ट्रेन प्रोफाइल ऐसा बनता है, तो हमको कुछ इस तरह का डायग्राम इसमें देखने को मिलता है स्ट्रेन प्रोफाइल के लिए। तो ये हमारा पहला एजम्पशन इसको बताता है। एग्जाम में एग्जाम्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मिनिमम 8 मार्क्स का एग्जाम्शन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पर 6 एग्जाम्शन का हम डिस्कस करेंगे। आपके आईएएस कोड में ये एजम्पशन लिखा हुआ है, लेकिन हो बहु एजम्पशन नहीं छापे, अपने लैंग्वेज में लिखे और डायग्राम जरूर बनाएं। आपको उम्मीद करते हैं मार्क्स इसमें पूरा मिलेगा। सेकंड एजम्पशन कहता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एट 0.0035। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है कि आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर में कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेन वैल्यू कितनी होती है, वो होता है 0.0035 का। तो मिनिमम कितना होगा? मिनिमम होता है 0.002 का। मतलब ये कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई स्केल है, जो घर में स्केल रखे हैं उसको बीम मान लीजिए, इसको हम बेंड करने का कोशिश करते हैं। अगर हम इसको टेढ़ा करते हैं, जैसे बचपन में खेलते हैं टेढ़ा करके, उसको स्केल को टेढ़ा करके देखते हैं कब तक टूटता है। कुछ लोड लगाते हैं, बेंड होता है, होता है, लेकिन जब लोड अचानक से बढ़ जाता है, ज़्यादा बेंड हो जाता है, स्केल टूट जाता है। तो वही कहता है कि कितना स्ट्रेन लगाएंगे कंक्रीट में क्रैक नहीं आए, तो 0.0035, और मिनिमम कितना लगाएंगे कि उसमें बेंडिंग होना शुरू हो जाए, तो होगा 0.002। तो ये लिमिट को याद रखेंगे, आपको एनालिसिस में आगे काम आने वाला ये लिमिट। अगला है कि रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट इज एज्यूम टू बी पैराबोलिक। तो उसमें ये पैराबोलिक होता है। ये पैराबोलिक कैसे होता है आगे डायग्राम आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट वन इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड। मतलब ये जैसे आपका पास में बीम है, इस बीम में ऊपर कंप्रेशन, नीचे में टेंशन, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। कहता है कि इस पार्ट में जो कंक्रीट होगा, यहाँ पर तो बार्स भी होंगे, तो उस कंक्रीट के स्ट्रेंथ को इग्नोर करना है। मतलब यह मानना ही नहीं है कि यहाँ पर कोई कंक्रीट भी है और उसका एनालिसिस में हम यूज ही नहीं करेंगे, उसको हम लोग घटा के चलेंगे। ये डब्ल्यू में जब हमको डब्ल्यू का जब एनालिसिस करेंगे तब इसमें आपको माइनस करके हम दिखाएंगे कि वहाँ से इस चीज़ों को माइनस किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। तो कहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का इग्नोर करेंगे क्योंकि टेंसाइल कंक्रीट क्या है, एक ब्रिटल मटेरियल है, और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। तो कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करना है, तो इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बियर कौन करेगा, बियर करेगा इसमें लगा हुआ रिइंफोर्समेंट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पशन इज द स्ट्रेस इन रिइंफोर्समेंट आर टेकन फ्रॉम द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड। मतलब कि जिस टाइप का स्टील आप यूज किए होंगे, माइल्ड स्टील या HY बार, उसके हिसाब से इसमें आपका जो स्ट्रेन है वो यूज आएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस आएगा रिइंफोर्समेंट में वो उतना ही टेक करेगा जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से आप कैरी किए हुए। एंड लास्ट एग्जाम्पशन है कि जो कंक्रीट के बजाय जो स्टील आप यूज किए हुए हैं, उस स्टील में कितना स्ट्रेन आएगा, तो होगा 0.002 प्लस 0.875/EL।
कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 एंड स्टील में स्ट्रेन इतनी वैल्यू आएगी। स्टील में मिनिमम स्ट्रेन की कोई वैल्यू नहीं है, इसमें यही लिमिट है। और Fy जो है यहाँ पर ग्रेड ऑफ स्टील है। ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप यूज कर सकते हैं आइदर 2 × 10⁻⁵ या फिर 2.1 × 10⁻⁵ न्यूटन पर mm²। आप दोनों में से कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो ये थे 6 एजम्पशन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मिनिमम उम्मीद करते हैं कि 8 मार्क्स का तो जरूर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, और LSM का हो या WSM का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कंक्रीट का। कंक्रीट में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखिए जनरली कहता है कि द एक्सपेरिमेंटल और एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, जो एक्चुअल बनता है कंक्रीट का कि कितना स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन हमें कितना जनरेट होगा, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन IS 456 यानी कि इसके जो साइंटिस्टों ने जो रिसर्च किया है वो हमें एक सिंप्लीफाइड डायग्राम दिए। कैसा डायग्राम दिए? तो कुछ इस तरह का डायग्राम है जिसमें ये पैराबोलिक दिखाया गया है। इसमें वेरिएशन जो था, अभी हमने जो एजम्पशन बताया आपका वेरिएशन होता है, पैराबोलिक होता है, वो यही इसी वेरिएशन के बारे में बात कर रहा था। कहता है कि मिनिमम स्ट्रेन कंक्रीट में कितना लगाएंगे 0.002, मैक्सिमम कितना लगाएंगे 0.0035। इसमें 3 डाटा दिया हुआ है। पहला कहता है कि एफसीके क्या है? कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और यह कब है? जब हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ, यानी कि जब क्यूब का जब टेस्टिंग करते हैं तो ऊपर भी सपोर्ट होता है, नीचे भी सपोर्ट होता है। तो इस केस में कंक्रीट का जो अपना स्ट्रेंथ है उसको कहा जाता है एफसीके। ठीक है, जिसके स्ट्रेंथ पर टूटता है उसका एवरेज जो लेते हैं वही हमारा एफसीके होता है। तो क्या हम इसी कंडीशन में यूज करते हैं कंक्रीट को अपने स्ट्रक्चर में? जब हम बीम बना रहे होते हैं तो बीम इस तरह का बनता है। बीम के साइड में तो सपोर्ट होता है, क्या बीम के सेंटर में सपोर्ट है? बीम के ऊपर तो मान लीजिए स्लैब है, ऊपर से सपोर्ट है बीम को, क्या इधर से सपोर्ट है? सपोर्ट नहीं होता है। तो इस केस में कंक्रीट यहाँ जो कंक्रीट है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कंक्रीट ज़्यादा मजबूत चाहिए, ताकि बिना सपोर्ट का भी ये टिका रहे। यहाँ तो सपोर्ट है, इसको कम मजबूती मिलेगा फिर भी टिकेगा। तो यहाँ जितना मजबूती है इसके रिस्पेक्ट में इसको ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका जब स्ट्रक्चर में कंक्रीट है तब का स्ट्रेंथ। ये कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ हो गया, ये कंक्रीट जब स्ट्रक्चर में है तब का स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, तो ये कैसे आता है? तो जितना कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ है डिवाइड कर देंगे इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.5 से, तो मिल जाता है 0.67 एफसीके। अब कहता है ये तो आपका रिक्वायर्ड है, मतलब कि इतना तो आपको मिनिमम वहाँ प्रोवाइड करना है। तो डिजाइन कितना का करेंगे? तो एलएसएम में कहता है कि जब डिजाइन कीजिएगा तो आपको फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखना है, और इसके लिए और ज़्यादा एक्स्ट्रा हमें मजबूती की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार और इसको कहता है कि आप डिवाइड कीजिए सेफ्टी फैक्टर से, ये आता है 0.45 एफसीके। 0.446 होता है, जिसको राउंड फिगर में 0.45 हम लोग लिखते हैं। तो ये वो चीज़ दिखाता है। मतलब अगर हम लोग कहें कि ये 3 डायग्राम किसके बारे में बताता है, तो तीन डायग्राम जो है, पहला बता दिया कंक्रीट का अपना स्ट्रेंथ, ये हो गया कंक्रीट जब स्ट्रक्चर में है तब का स्ट्रेंथ, और ये हो गया जब कंक्रीट हम लोग डिजाइन के लिए यूज करते हैं तब का स्ट्रेंथ है। तो ये तीनों है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो कि कंक्रीट के बारे में बताता है। तो उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब डिस्कस करते हैं स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है माइल्ड स्टील के लिए। माइल्ड स्टील के लिए आपको ये पूछा हुआ भी है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये होता है Fe 415 के लिए भी बनता है, माइल्ड स्टील के लिए भी बनता है, और Fe 500 के लिए भी बनता है। तो हम लोग डायग्राम में डिस्कस करते हैं पहले माइल्ड स्टील के लिए। इसमें भी आपको 2 डायग्राम बनेंगे, इसमें जैसे 3 बना है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर में होगा और डिजाइन में होगा, और कंक्रीट का अपना होगा क्योंकि उसको जब हम लोग चेक करते हैं तो सीटीएम या यूटीएम में रखते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होंगी। यहाँ पर ये जैसे सीटीएम यूटीएम का चेक करते हैं वो नहीं होगी। यहाँ पर डायरेक्ट अपना कैरेक्टरिस्टिक्स कब होगा, यानी कि जो इसका ओरिजिनल में होता है, और जो डिजाइन होता है। डिजाइन के लिए क्या किए कि जितना अब इसका ओरिजिनल का वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं 1.15 से, तो ये वैल्यू देता है 0.87 Fy का। तो ये 2 आपको कर्व यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर बात करते हैं HYSD बार का, तो ये कर्व आपका ये कर्व हो जाता है, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो ये ऐसे कर्व में बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका HYSD बार के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात। देखिए यहाँ पर ES की वैल्यू यहाँ पर बता रखा है, ES की वैल्यू यहाँ पर बता रखा है कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आप इतना यूज कर सकते हैं। ES की वैल्यू है देखिए 2 × 10⁵ MPa, और ये आपका तो स्ट्रेन है, जितना स्ट्रेन आपका आता है स्टील में। तो उम्मीद है आपको ये दोनों कर्व समझ में आए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है
स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम एनालिसिस के लिहाज से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से हम लोग फार्मूला को जनरेट करेंगे जो कि आने वाले जब तक आरसीसी पढ़ेंगे बीम कॉलम का डिजाइन तब तक ये फार्मूला आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और ये आपको जरूरी हो जाता है। जैसे मानते हैं कि एक बीम है, इस बीम का ये न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब कि वह इमेजनरी लाइन जहां पर कंप्रेशन और टेंशन फोर्स इक्वली इक्वली अमाउंट में लगभग बराबर होते हैं, तो सी बराबर टी होते हैं इस केस में। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा इमेजनरी लाइन है, इमेजनरी डॉटेड लाइन है जहां पर कंप्रेशन और टेंशन फोर्स आपस में बराबर मात्रा में होते हैं, वो लाइन को कहा जाता है न्यूट्रल एक्सिस। इस बीम का जो विड्थ है इसको स्मॉल बी माने हैं और इसका जो डेप्थ है स्मॉल डी माने हैं। लेकिन डेप्थ है कहाँ तक का डेप्थ है, जहाँ तक रीइंफोर्समेंट लगाए हैं और रीइंफोर्समेंट का जहाँ सेंटर है वहाँ तक का डेप्थ को कहा जाता है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, स्मॉल डी से इसको डिनोट करते हैं। तो बात करते हैं बीम का, ये जो टोटल डेप्थ आएगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको जी हाँ इसको टोटल डेप्थ कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस बीम का हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं। तो अभी हमने दिखाया था कि बीम ऐसे टेढ़ा हो जाता है तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ ऐसा बनता है जहाँ पर ये हमारा कंक्रीट में स्ट्रेन है और हमको स्टील में स्ट्रेन है। तो ये माने आपका कि एक लीनियर स्ट्रेन डायग्राम है, जब लोड नहीं लगाया गया इस पर कंक्रीट का स्ट्रेन और स्टील का स्ट्रेन, कंक्रीट का स्ट्रेन ये वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका आ गया स्टील का स्ट्रेन। तो इसकी वैल्यू हमने बता रखा था कितना था, कंक्रीट का स्ट्रेन 0.0035 मैक्सिमम और स्टील में कितना था 0.002 प्लस 0.87 FY डिवाइड बाई ई एस, ये आपका स्टील में स्ट्रेन था। इसको जब इससे मिलाते हैं तो ये बनता है आपका स्ट्रेन डायग्राम। अब बात करते हैं स्ट्रेस डायग्राम का, तो स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम बनता है कि इसका कुछ पार्ट ये रेक्टेंगल बनता है, कुछ पार्ट ये पैराबोला होता है। जैसे अभी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाए थे तो ये आप देखे होंगे कि ऐसे आपका पैराबोला गया था फिर यहाँ से स्ट्रेट हो गया था, तो ये लाइन आपका ये रेक्टेंगल का बनता है और ये पैराबोला का बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ वैल्यूज हैं और ये आपका स्टील के लिए है। इसमें कुछ वैल्यूज आते हैं, ये वैल्यूज कैसे बनते हैं देखिए, ये बनता है 3/7 XU का और बाकी बनता है 4/7 XU का। XU क्या है, XU है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब है कि कंक्रीट के टॉप फाइबर से, कंक्रीट के टॉप पोर्शन से जो न्यूट्रल एक्सिस तक का डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जिसको हम लोग यहाँ पर XU से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कहता है कि कंक्रीट में मिनिमम स्ट्रेन, ये तो आपका पार्ट है कहाँ पर, स्ट्रेन यहाँ पर क्या है, कितना है, स्ट्रेन यहाँ पर 0 है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे स्ट्रेन हमारा बढ़ते जाएगा। तो मान लेते हैं मिनिमम स्ट्रेन जो है 0.002 यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, मिनिमम स्ट्रेन तो 0.002 ही होता ही है, तो एजम्पशन ही कहा, और मैक्सिमम होता है 0.0035 तक का। तो कहता है देखिए एक ट्रैंगल ये बड़ा वाला जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ट्रैंगल है, एक ये ट्रैंगल बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये छोटा वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल देख लिए, अब ये छोटा वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में आपको लगाना है सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज कैसे लगाते हैं, तो ट्रायंगल को जो भी आपके पास में है उसको इक्वेट कर देना है, ट्रायंगल के दो साइड्स को इक्वेट कर दीजिए, आपका सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लग जाते हैं और उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। तो मान लिए कि टोटल डेप्थ है XU, तो इस डेप्थ को क्या मानते हैं, इस डेप्थ को हम मान लिए जेड, जेड मान लीजिए इसको। ठीक है, तो ये टोटल डेप्थ यहाँ से कितना बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा XU माइनस जेड। टोटल डेप्थ कितना है, XU है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पास में जेड बच जाएगा। अब देखिए क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस से 0.0035, बेस को बेस से डिवाइड कर दिए। ठीक है, और डेप्थ को डेप्थ से डिवाइड कर दीजिए। डेप्थ कितना है टोटल, XU, टोटल है XU और हाँ सॉरी इसको जेड मत मानिए, आप ऊपर वाले को जेड मान लीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप XU माइनस जेड। हाँ, टोटल डेप्थ यहाँ से ऊपर को जेड मान लिए, टोटल XU है तो ये हो जाएगा XU में से जेड घटा देंगे तो ये मिल जाएगा आपको, तो बन जाएगा XU माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ों को आप सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 गया, यहाँ पर 0 लगा दिए तो बन गया 7/4, 7/4 आ गया, चाहे आप इसको y भी मान लें। तो टोटल हमारे पास में क्या है XU और ये आ जाएगा XU माइनस जेड। तो यहाँ से XU माइनस जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, XU माइनस जेड की वैल्यू हो जाएगी, XU तो ऑलरेडी था यहाँ पर और इंटू हो जाएगा 4/7, यानी इतनी की वैल्यू, ये जो हाइट है ये आपका कितना मिल गया 4/7 टाइम्स ऑफ XU।
एक्स यू माइनस जेड यानी कि कुछ भी मान लें, इसको वाई मान लें। एक्स यू माइनस जेड आपको अगर दिक्कत कर रहा हो तो इसको आप मान लीजिए कुछ भी वाई मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इतना डिस्टेंस को। तो यहाँ पर ये इतना भी, इतना डिस्टेंस का हो जाएगा वाई बराबर, हाँ ये y बराबर हो जाएगा आपका एक्स यू इंटू 4/7, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया। तो टोटल मिला करके आपका एक्स यू है, तो 3/7 एक्स यू का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सॉरी ऐड करेंगे, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में एक्स यू मिल जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों की हाइट को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि आप इतना हाइट कैलकुलेट कर क्यों रहे हैं, तो इसका आपको यूज आएगा जब हम इसका एनालिसिस करेंगे तब। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको जब 3-4 बार भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा वैल्यूज़ को। ये वैल्यू आएगा डी माइनस एक्स यू, टोटल वैल्यू यहाँ तक का डी था, ये एक्स यू है, तो ये डी माइनस एक्स यू हमने इसको एज्यूम कर लिया। इसको कहा जाता है स्ट्रेन डायग्राम और ये आपका स्ट्रेस डायग्राम। इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, ये 0.0035 होते हैं जो कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है कंक्रीट का, और मिनिमम होता है 0.002, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इसकी वैल्यू होती है 0.45 एफ सी के, जो कि अभी बताएं कंक्रीट का डिजाइन स्ट्रेंथ होता है, और 2 बार पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करके इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्सयू को कहा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और यह लाइन जो कहलाता है, ये कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस का लाइन। ये एक्सयू का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल और है, एक आ गया ये ऊपर का ट्रायंगल और एक आ गया नीचे का ट्रायंगल। इसकी वैल्यू होती है 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस का, यहाँ से इतनी वैल्यू होती है। तो इन दोनों में हमको क्या करना है, इन दोनों में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगाना है और यहाँ से एक्स यू की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। क्या करेंगे, देखिए सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज लगाते हैं, तो दोनों को हम बेस का पहले डिवाइड कर ले 0.0035 एंड डिवाइड बाई 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई बाई यस। इस ट्रायंगल का बेस को ट्रायंगल के बेस से डिवाइड किए, इक्वेट करेंगे ट्रायंगल का दोनों डेप्थ से, यानी एक्स यू बट्टा में डी माइनस एक्स यू। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से एक्स यू की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो एक्स यू की वैल्यू निकलेगा वो आएगा 700 बट्टा 1100 प्लस 0.87 एफ वाई इंटू में डी। अब यहाँ पर ई एस की वैल्यू हमने पुट किया हुआ है 2 इंटू 10⁵ का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके लिए भी है कि आप भी इंजीनियर हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सॉल्व कीजिए। यहाँ से आपको एक्स यू की वैल्यू निकालनी है। आप जब एक्स यू निकालेंगे तब इससे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जितना एफ वाई की वैल्यू रखेंगे, एफ वाई मतलब होता है ग्रेड ऑफ स्टील, और ग्रेड ऑफ स्टील कितना होता है, एफ ई 250, एफ ई 415 और एफ ई 500। तो जैसे जैसे एफ ई का वैल्यू रखेंगे ये आपको एक्स यू की वैल्यू यहाँ से मिलती जाएगी। जैसे अगर हम एफ ई 250 रखते हैं, यानी एफ वाई की जगह पर 250 पुट करते हैं, तो आपका एक्स यू यानी कि लिमिटिंग केस में हो जाएगा, तो एक्स यू लिमिटेड की वैल्यू मिल जाएगी 0.53 डी। अगर आप 415 एफ ई 415 अगर रखते हैं तो एक्स यू लिमिट की वैल्यू यहाँ पर जो मिलेगी वो मिलेगा 0.48 डी। ठीक है, और अगर एफ ई 500 की वैल्यू आप रखते हैं तब यहाँ पर एक्स यू लिमिट की जो वैल्यू मिलेगी वो 0.53 डी मिलता है। तो एक बार आप भी इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे और खुद से वैल्यू रख के इन तीनों में से किसी को चेक करेंगे कि क्या है, मैं जो यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या वो सही है कि नहीं है। तो जैसे जैसे यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू में आप चेंजेज करेंगे वैसे वैसे इसमें आपको वैल्यूज आपको मिलते रहेंगी। तो यही 3 इसमें इंपॉर्टेंट होता है और यही 3 से आपको क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसी ग्रेड को हमने यहाँ पर आपको इन शॉर्ट में करके दिया हुआ है। तो उम्मीद है आपको ये स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अब इसमें डिस्कस करेंगे, इसके 3 तरह का सेक्शन बनते हैं, उस सेक्शन को बारे में क्या करना है। टाइप ऑफ सेक्शन में 3 तरह के सेक्शन बनेंगे, एक होगा आपका बैलेंस सेक्शन, दूसरा होगा अंडर इनफोर्स एंड तीसरा होगा ओवर इनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन का मतलब हो गया कि जो आपका कंक्रीट में स्ट्रेन है, स्टील में जितना चाहिए और कंक्रीट में जितना चाहिए अगर उतना ही अमाउंट में प्रोवाइड किए हैं तो इस केस को कहा जाता है बैलेंस सेक्शन। मतलब कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेन कितना चाहिए 0.0035, स्टील में कितना चाहिए 0.002 प्लस 0.87 एफ वाई डिवाइड बाई ई एस, स्टील में इतना चाहिए। अगर दोनों को इसी अमाउंट में प्रोवाइड करें तब कहलाएगा कि यह बैलेंस है। लेकिन अगर अगर हम
इसके परसेंटेज में चेंज करें, इसके अमाउंट में अगर चेंज करें, तब यह जा करके अपना कंडीशन चेंज कर लेता है। क्या होता है, जैसे कि आपका कोई लीनियर स्ट्रेन डायग्राम पहले से दिया था, कंक्रीट में स्ट्रेन जितना था उतना ही रखें, जितना था 0.0035 ही रखें, और स्टील में जो स्ट्रेन आपको चाहिए इस वैल्यू से हमने इसको कम कर दिया। देखिए इसका डेप्थ हमने कम कर दिया, इतना इतना डेप्थ था, हमने इसको कम कर इतना ही किया हुआ है। तो ऐसे केस को कहा जाता है अंडर इनफोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टील में कंक्रीट में जितना चाहिए उतना ही रखा है, जितना इसको ज़रूरत है, जितना चाहिए होता है, और स्टील में कंक्रीट में तो उतना ही रखा। स्टील में स्ट्रेन जितना रिक्वायर्ड है, मैक्सिमम जितना रिक्वायर्ड है, उससे हम कम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इस केस में कहलाएगा कि ये अंडर इनफोर्स सेक्शन है। ऐसा इसलिए करते हैं, ताकि जब स्ट्रेन जनरेट हो स्ट्रक्चर में, तो कंक्रीट में स्ट्रेन आने से पहले स्टील में स्ट्रेन आए। अगर ऐसा होगा अगर ऐसा होगा तब हमको सफिशिएंट वार्निंग मिलता है ड्यूरिंग द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, और इस केस को कहा जाता है अंडर इनफोर्स सेक्शन। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हुई होंगी। और इसी का अपोजिट हो जाता है ओवर इनफोर्स, मतलब कंक्रीट में जितना चाहिए आपको तो उतना ही रखना है, 0.0035 ही रखना है, लेकिन स्टील में जितना रिक्वायर्ड है उससे हम ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादा प्रोवाइड किया तो मतलब ओवर हो गया, ठीक है। ज़्यादा क्या है, स्ट्रेन, यानी कि ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू से हमको ग्रेटर प्रोवाइड करते हैं। तो इस केस में स्ट्रेन जो है कंक्रीट में पहले आएगा, और स्ट्रक्चर फेल होने से पहले हमको वार्निंग नहीं देगा, अचानक से फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ओवर इन्फोर्स सेक्शन को अवॉइड करते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो ऐसे सेक्शन को हम लोग कहा जाता है ओवर इन्फोर्स सेक्शन। अब इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है कि मान लीजिए कि आपका ये कहीं न्यूट्रल एक्सिस है, जो कि बैलेंस सेक्शन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। न्यूट्रल एक्सिस मतलब वही इमेजिनरी लाइन जहाँ पर कंप्रेशन और टेंशन फोर्स आपस में बराबर होते हैं। तो जितना आपका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था बैलेंस केस में, क्या अंडर इनफोर्स में वही डेप्थ है कि उससे ज़्यादा है? तो देखिए बैलेंस केस में न्यूट्रल एक्सिस कहाँ आ गया, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर आ गया, तो पहले से न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किस में, अंडर इनफोर्स केस में, ठीक है। तो यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स यू और उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ओवर इनफोर्स में न्यूट्रल एक्सिस से हमारा कम हो गया। तो ये आपका केस बनता है अंडर इनफोर्स और ओवर इनफोर्स केस का। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन है मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किसको कहेंगे, तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बीम का अपना एक रेसिस्टिंग कैपेसिटी होता है। द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट सेक्शन इज द मोमेंट ऑफ कपल फॉर्म बाय द टोटल टेंसाइल फोर्स in the steel acting at the center of gravity of reinforcement and total compressive force in the concrete acting at the center of gravity of the compressive steel लगा। मतलब ये हुआ कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये किसी भी बीम का अपना रेसिस्टिंग पावर है कि कितना वो रेसिस्ट कर पाता है, जितना मोमेंट उसमें जनरेट होता है, और यह कैलकुलेट किया जाता है जितना कंप्रेसिव फोर्स होता है और जितना टेंसाइल फोर्स होता है उसके सीजी से लेकर के हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सीजी से वैल्यू को हम लोग लेते हैं, और फाइनली हम कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स टू लीवर आर्म। ये कंप्रेसिव फोर्स और लीवर आर्म का प्रोडक्ट होता है आइदर, या फिर टेंसाइल स्ट्रेस और लीवर आर्म का प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब कि मान लीजिए आपका ये जो स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे थे उसका ये डायग्राम है, इसमें यहाँ पर जो वैल्यू होती है ये जीरो होता है, न्यूट्रल एक्सिस है। ये हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस जो कि जीरो होता है। जीरो क्या होगा, तो यहाँ कंप्रेशन और टेंशन दोनों बराबर होंगे, तो डेप्थ यहाँ पर सबसे मैक्सिमम में होगा, एक्चुअल लिमिटेड का हो जाएगा। तो टोटल यहाँ से जो आता है 0.0035 स्ट्रेन की वैल्यू होती है। तो टॉप से इसका जो डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस है एक्स यू, ठीक है। तो टॉप से जो डिस्टेंस होगा ये आता है 0.42 एक्स यू पे। अब 0.42 एक्स यू क्या है, तो इसका सेंट्रॉइड है। एक हमारे पास में कौन सा है देख रहे हैं, तो ये रेक्टेंगल है, और ये होता है क्या, पाराबोला। तो ये रेक्टेंगल है और ये पाराबोला है। तो इन दोनों का अगर आप सेंट्रॉइड निकालेंगे, सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए वाई बार A1 Y1 प्लस A2 Y2, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, और डिवाइड बाई A1 प्लस A2। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.42 XU। इसीलिए हमने यहाँ पर 3/7 और 4/7 निकाला, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिएगा तो L इंटू बी चाहिए, तो आपका ये डिस्टेंस था पहले से, ये डिस्टेंस नहीं था, तो इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ था। तो उस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, 0.42 XU। अब हम आगे बढ़ते हैं।
इतना जो डिस्टेंस आता है, इस जो डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमने कितना लिया था d, यहाँ से डिस्टेंस मिल गया 0.42 तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो उसको कहा जाएगा d माइनस 0.42 इसको z से डिनोट करते हैं, यही कहलाता है लीवर आर्म। लीवर आर्म को z से डिनोट करते हैं और z हमारा इसके बराबर होता है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है इसका, कि कंप्रेसिव फोर्स और लीवर आर्म का, या फिर टेंसाइल फोर्स और लीवर आर्म का, ये दोनों में से किसी एक का, दोनों ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है। ये कंप्रेशन साइड का होगा और ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंशन साइड का। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स निकालेंगे कैसे, तो कंप्रेसिव फोर्स जो होता है, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इनटू एरिया लिख सकते हैं। तो एरिया किसका लेंगे, तो एरिया हम बीम का लेंगे। बीम का एरिया के लिए क्या एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, बी इंटू में एल करते हैं, एरिया मिलता है। तो बीम का विड्थ कितना है, बी है, और एल बीम का हम लंबाई जो है, बीम मान लेते हैं कि आपका 1 मीटर लंबा बीम है। कितना मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा हम बीम को एज्यूम करते हैं। इसकी लेंथ होगी कितनी, 1 मीटर। यहाँ जो इसका लेंथ होगा बीम का जो लेंथ होगा वो हम 1 मीटर मानते हैं। तो 1 मीटर लेंथ के लिए एज्यूम करेंगे तो बीम का एरिया हमारे पास कितना होगा, एरिया इज इक्वल टू बी इंटू 1। ठीक है, जितना भी लेंथ होगा बीम का लंबाई उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर के लिए एनालिसिस करते हैं, जो आएगा, अगर 10 मीटर का बीम होगा तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बीम का एरिया हो गया क्या, बी इंटू 1। अब बात करते हैं स्ट्रेस कहाँ से आएगा, तो देखिए स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम, यह है क्या, स्ट्रेस डायग्राम, स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम इसको कहा जाता है। इसका अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो यही ना स्ट्रेस होगा। तो आपके पास में स्ट्रेस निकालने के लिए क्या करना होगा, तो स्ट्रेस निकालने के लिए आपका जो स्ट्रेस डायग्राम है इसका एरिया और बीम का जो एरिया है वो बी इंटू 1 करेंगे। तो इसका एरिया के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पाराबोला। रेक्टेंगल का एरिया पाराबोला का एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो टोटल का हमें एरिया मिल जाएगा। अब रेक्टेंगल का एरिया के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में तो रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। पाराबोला का एरिया क्या होता है, 2/3। पाराबोला का एरिया हो जाएगा यहाँ पर 2/3 करेंगे, 1/2 नहीं होगा, और 2/3 ऑफ बेस इंटू हाइट। तो 2/3 में बेस क्या है, बेस है 0.45 FCK और हाइट है 4/7 XU। तो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 करेंगे, 1/2 यहाँ गलती से लिखा हुआ है, 0.45 FCK इंटू 4/7 XU। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको ऐड करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स आता है 0.36 FCK XU, और जो एरिया है बीम का B इंटू 1, तो 1 हमारे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में चेंज नहीं होता है, तो कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा 0.36 FCK XU इंटू B। तो मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 0.36 FCK XU इंटू B और इंटू लीवर आर्म की वैल्यू है यहाँ पर इतना D माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, कंप्रेशन साइड का, और टेंशन साइड का लेना होगा तो T की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे 0.87 FY AST इंटू में लीवर आर्म G माइनस 0.42 XU का। तो यहाँ से आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और लीवर आर्म का मल्टीप्लाई करके आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड और टेंशन साइड का आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इतना थे आपका यूनिट 3 में। इसका हम लोग ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट से, तो न्यूमेरिकल के लिए हम अगला वीडियो आपको लाएंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जा रही है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा न्यूमेरिकल के लिए, जिसमें हम लोग 5 से 6 न्यूमेरिकल करेंगे, और ये ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, और उसका प्रैक्टिस करना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में भी उससे बाहर तो न्यूमेरिकल आपको नहीं ही पूछा जाएगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 10177 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आधर में कॉल कर सकते हैं 3709 पर। अगर आप हमें यूट्यूब पर फॉलो करना चाहते हैं तो सिविल समझ हमारा यूट्यूब चैनल है, और यहाँ पर भी आपको आरसीसी से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा, और डाउट क्लास के लिए हमसे ज़रूर जुड़ें, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।